उत्तराखंड में निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। नामांकन के आखिरी दिन सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया और जीत का दावा किया। चुनाव में जिसे टिकट मिला उसके चेहरे पर तो खुशी है और जिसे टिकट नहीं मिला वो नाराज हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी भी नाराज हो गए। इन सब के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों पर टिकटों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा। लिहाजा ये सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने पैसे देकर प्रत्याशियों को टिकट दिया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो प्रत्याशी पैसों के दम से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे, अगर वो जीत भी गए तो पहले अपना काम करेंगे या जनता का ध्यान देंगे। निकाय चुनाव से संबंधित सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। और उनको टिकट देना है, ठीक है, आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। का एक विश्व स्तरीय पहचान है दून की। देहरादून में रहने का एक बड़ा सौभाग्य लोग मानते हैं और जो एक बार इधर आता है तो इधर ही का होके रह जाता है। इस प्रकार की दून घाटी है, तो इस दून घाटी का स्वरूप पुराने रूप में लौटे और उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। और दून में तमाम तरह की समस्याएं जनसंख्या के वजह से ज्यादा हो रही हैं, जैसे यातायात की समस्या है, कहीं जाम की समस्या है या कहीं पे स्वच्छता की समस्या है। तो इन सब का निराकरण करने के लिए अपने 100 वार्ड हैं, इनके पार्षदों के साथ बैठ के भी, प्रबुद्धजनों के साथ बैठ के, अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के मैं इसको कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे पहले नंबर पे जो देहरादून है ये नगर निगम पूरे देश भर में आए। मेरे ये है कि उत्तराखंड देवभूमि है और जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ, जो उसमें देखा गया, जिस तरह से जो बातचीत हो रही है, ये दलाली का जो काम किया जा रहा है, ये हम सबके लिए शर्मनाक है और ये दुखद विषय है, चिंताजनक है। इस प्रकार की बातें अगर टिकट इस तरह से बेचा जाए और बेचने का प्रयास किया जाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का कोई नहीं हो सकता। योग्य उम्मीदवार को, जो डीएवी के प्रेसिडेंट भी रहे, अलग पृथक राज्य उत्तराखंड के आंदोलनकारी भी हैं और लंबे समय से पार्टी की सेवाएं कर रहे हैं। इन्होंने कोऑपरेटिव में बहुत अच्छा काम किया है और लोगों से जुड़े हुए हैं, आमजन से जुड़े हुए हैं। एक योग्य उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दिया है। मेरी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करता हूँ पार्टी को और स्ट्रेंथन करेंगे और देहरादून की अच्छी सेवा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं भाई पोखरियाल। वो भी मेरी नज़रों में कहीं नहीं है। आप घंटागढ़ से आधा किलोमीटर दूर सहकारी बाज़ार है, वहाँ पर लगातार 3 साल से जो है सीवर का पानी बह रहा है और आज भी बह रहा है। नगर निगम में कंप्लेंट करने के बाद भी उन्होंने उसकी सुध नहीं ली। तमाम बालावाला, मियांवाला, तुनवाला, बड़ावाला में जगह जगह खड्डे हैं, आज भी भरे नहीं गए हैं। और जिस तरह की घटना विगत 1 महीना पहले हुई थी, जिसमें से 15 लोगों की शहादत हुई, उसी को मद्देनजर तो इन्होंने घंटाघर पर जो वो बनाया, स्पीड ब्रेकर बनाया, उसमें भी कई घटनाएं घटी हैं, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। और उसके बाद इन्होंने रातों रात उसे तोड़ा, उसका जवाब देना उनके मुश्किल हो गया। और हम लोग सभी मिलकर, जितने भी प्रदेश की जो देहरादून की जो जनता है, मिलेंगे और जो इन्होंने 15 साल में खड्डे जो खोदे हैं, जो इन्होंने घपला किया है, और उसको उजागर करने का काम करूंगा। और एक 5 साल में जो एक स्वच्छ देहरादून बनाने की मेरी परिकल्पना है, मैं उस पर काम करूंगा। तो सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आज आखिरी दिन था नामांकन का, सभी ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं टूट भी देखने को मिल रही है। जिन दिग्गजों को टिकट नहीं दिए गए हैं वो नाराज हैं कहीं ना कहीं, और कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन भी बना चुके हैं। ऐसे में परिस्थितियां क्या बनेंगी आगे आने वाले समय में, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सतीश चंद जी, भाजपा प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष सैनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। टीकम राठौर जी, यूकेडी प्रवक्ता हैं। डीके पाल जी, आप प्रवक्ता, और जय सिंह रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। जय सिंह रावत जी, जो स्थितियां बन रही हैं, जब से यहाँ पर आरक्षण तय हुआ उसके बाद से टिकट बंटवारा हुआ और अब फाइनल लिस्ट हो गए, नामांकन हो चुके हैं, क्या स्थिति नजर आ रही है किसी भी राजनीतिक दल के लिहाज से? देखिए,
आप जानती हैं कि ये जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं या प्रधान के चुनाव होते हैं, जी। उसमें स्थानीय जो नेता है वो साल भर मतलब 5 साल से लगातार काम जनता के बीच होते हैं हुँ, और उन्हें रहता है कि भाई होता है नेतृत्व तो उभरता है चाहे किसी भी पार्टी का है, तो नेता तो कहाँ से उभरे, सीधे तो एमपी एमएलए तो नहीं बन सकते हैं। यहीं से तो उभरेंगे, नगर पालिका से बनेंगे, ग्राम पंचायत से। इस तरह से लोग ग्रास रूट जो वर्कर है हुँ, वो काम करता है, जनता के साथ करता है, उसका उम्मीद रहती है कि कल हमको टिकट मिल जाए, जी। वार्ड मेंबरी का मिल जाए, दूसरी मिल जाए, तो वो उम्मीद में रहता है। हुँ, लेकिन मेहनत करने के बाद जब पॉलिटिकल पार्टी, जब उनके बड़े नेता या लीडरशिप उनका उनको महत्व नहीं देती है, तो उनका फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है। हुँ, और आज के ज़माने में आप समझो कि केवल लोग निस्वार्थ भाव से राजनीति करते होंगे तो ये संभव नहीं है। हुँ, सबका स्वार्थ है कि हमारे उत्तराखंड में जो आप देख रहे हैं सत्ता लोलुपता है, तो आपका सिद्धांतहीनता जो राजनीति में आ गई है, हुँ, पद लोलुपता, तो आया आराम गया आराम, जहाँ टिकट मिला जिधर को देखा भाई यहाँ सत्ता का करना, तो उधर लोग ज्यादा चले जाते हैं। हुँ, तो ऐसी परिस्थिति में तो आप असंतोष होना जरूरी है, विद्रोह होना जरूरी है। और जी। ये आजकल तो चुनाव के वक्त पर होता ही है, जिनको टिकट नहीं मिलता है, जिनको नहीं, तो वो नाराज अक्सर हो जाते हैं। हुँ, और कई बार जेन्युइन लोग भी होते हैं, जैसे आप हमने मथुरा दत्त जोशी जी देखिए कितने कमिटेड है अपनी पार्टी के लिए, कांग्रेस जी, पार्टी के लिए। जी। और हम जानते हैं, उनका बहुत लंबे समय से जानते हैं हुँ, कि उनको इग्नोर किया जाता रहा है, जब उनका इतना डेडिकेशन रहा। हुँ, आज आज मैंने सुना वो भी काफी नाराज है उनको बयान से। जी। तो इस तरह से परिस्थितियां आती हैं, लेकिन राजनीतिक दल सामान्यतः अपने नेताओं को मना लेते हैं। हुँ, अब जहां तक आपका वो वीडियो का सवाल आया, वो मैंने तो देखा नहीं है, जी। लेकिन चर्चाएं जो है ना, चर्चा ये आम होती हैं। हुँ, केवल कांग्रेस के साथ नहीं है, सभी ज्यादा उन दलों में जो ज्यादा दमदार है, जिनके जीतने की संभावनाएं जिन दलों की ज्यादा होती है कि भाई वो जी। जीत भी सकते हैं, उनमें ज्यादा होता है। हुँ, हमारे कुछ परिचित कह रहे थे भैया कि इतना ज्यादा मांग रहे हैं हुँ, कि हम उतना क्या, ठीक है हम तो खाते पीते घर के हैं, ठीक ठाक है, हमको पद भी तो चाहिए, सम्मान चाहिए हुँ, और रुतबा चाहिए, लेकिन रुतबा के लिए मैं करोड़ों रुपए दांव पे लगा दूं, कल हार जाऊं। हुँ, यहाँ तक स्थितियां हैं। बिल्कुल। आप है ना, हुँ, वो अक्सर होता है हुँ, राजनीतिक दलों में, अक्सर हो रहा है कि हुँ, अब ये भी होता है जो ज्यादा पैसे दे सकता है। हुँ, तो इस तरह से जो हो रहा है राजनीति, मतलब अब मैं केवल केवल जो आप कह रहे हो वो वायरल हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि हो भी सकता है, हुँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जी। लेकिन ऐसे इस दाग, इससे तो कोई दल अछूता, खासकर लीडिंग जो दल है, हुँ, जो जो लीडिंग दल है वो अछूते नहीं है, उनमें सब में आम शिकायतें रहती है। हुँ, और मैं सुना अपने कानों से, हम सुनते हैं, और आज से नहीं सुन रहे हैं, हुँ, बहुत काफी पहले से है कि भाई टिकटों में जो है लेन देन होता है, हुँ, और वो दुर्भाग्य की स्थिति है। बिल्कुल। माना आप एक उसके लिए, हुँ, मेयर के लिए हुँ, 2-4 करोड़ मांगे, वो कहाँ से करेगा, वहां से खाएगा हुँ, या दूसरी चीज करेगा। बिल्कुल। तो वो मतलब जो 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 भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री है, यहीं हुँ, से तो शुरू होती है। हुँ। आशीष तो सैनी जी, वो ठीक है। आऊँगी सर मैं आपके पास। आशीष सैनी जी, कांग्रेस से बड़ा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अमूमन अंदरूनी टूट की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल कांग्रेस का दिया जाता है। आज कई नेता, दिग्गज नेता, अगर एग्जाम्पलरी तौर पर मैं कहूँ तो मथुरा दत्त जोशी जी जो आपके उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी के, वो तक नाराज नजर आ रहे हैं। बाकी छोटे कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा हमें नहीं पता। क्या कहेंगे, ये टूट नहीं तो और क्या? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी सहमति रखता हूँ और मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस के बड़े सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के संगठन विभाग के उपाध्यक्ष भी हैं हुँ, और टिकट जारी करने में उन्हीं के हस्ताक्षर थे, पूरे पार्टी के मुख्य की हुँ, सहमति के उपरांत ही टिकट जारी हुई। हुँ, लेकिन अगर उनके टिकट जारी होने के बाद, उनके हस्ताक्षर होने के बाद, जिलों के प्रभारियों के साइन होने के बावजूद भी यदि प्रत्याशियों के टिकट काटे जाते हैं तो निश्चित रूप से नाराजगी का विषय है। हुँ, दो चीजें हैं। नंबर एक कि प्रत्याशी को घोषित नहीं किया गया, 4-5 दावेदारों में से किसी एक का चयन कर लिया, तो बाकी हो सकता है संभावित रूप से नाराज हो सकते हैं या निराश हो सकते हैं। हुँ, लेकिन नाम घोषित होने के बावजूद काटना ये वास्तव में गलत है और मैं आप के सामने ये चीज स्वीकार करता हूँ कि इसका
संज्ञान, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और हमारे जो अन्य जो पदाधिकारी है उन्होंने लिया है। मथुरा दत्त जोशी जी की नाराजगी बिल्कुल सही है और इस स्तर पर आकर अगर गड़बड़ियां होगी तो हम लोग मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसने देश में लोकतंत्र को स्थापित करने की जिम्मेदारी ली है, यदि उसमें भी थोड़ी बहुत चूक रहेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी से तो कोई अपेक्षा कर ही नहीं सकते। भाजपा में तो इतने आरोप हम लगा सकते हैं, लेकिन भाजपा पे आरोप लगा के हमारे जो दाग है वो धुलेंगे नहीं। हम लोग उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, सारे संगठन के लोग बैठकर। लेकिन यदि गड़बड़ कहीं पर होगी तो निश्चित रूप से उसमें उचित कार्रवाई भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, यदि हम 100% लोकतंत्र, 100% ईमानदारी दे पाने में यदि 5-10% हमारी गलतियां हुई है तो अनुमान लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी में वो प्रतिशत 50 से 60% का है और ये ज्यादा है। दूसरी बात, इससे उत्तराखंड की राजनीति को भी कलंकित करने का जो पाप है वो वापस भाजपा के सिर पर ही आएगा। हम लोग तो अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे, लेकिन भाजपा में जो जिस प्रकार से बंदरबाट हुई है दो चीजों पर, पहले तो आरक्षण जारी करने की सूची पर एकल सदस्यीय आयोग ने जो सिफारिशें की थी उसको ताक पर रख दिया गया। नियम कानून थे वो सब ताक पर रख दिए गए। भाजपा कार्यालय में बैठकर ही तय किया गया कि किस जगह का आरक्षण कहाँ होना है और अधिकारियों को सीधे पर्ची पकड़ा दी गई। आज जब उन्होंने टिकट करने की बारी आई तो वहां पर भी ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया है जो वास्तव में जनता के बीच के प्रतिनिधि नहीं है। आज फिर ये मोदी जी का चेहरा और धामी जी का चेहरा लेकर बीच में उतरेंगे और जवाबदेही से बच जाएंगे साफ। जैसे ये सरकार राज्य की बचती है, केंद्र की बचती है, ऐसे नगर निगमों में अगर इनके लोग जीत कर आएंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। और इसीलिए जनता भी मन बना रही है कि जो उत्तराखंड में जिस तरह का जोड़ तोड़ और पदों को लेकर और टिकटों को लेकर जिस तरह खरीद फरोख्त का माहौल बन गया है वास्तव में बहुत शर्मनाक है। और मैं आपकी इस बात से सहमति रखता हूं और मैं साथ ही अपने साथियों से क्षमा भी मांगूंगा। मुझे अर्जेंट एक मीटिंग में जाना है, तो यदि आप आदेश करेंगे तो मैं जाऊंगा। मैं भाजपा ने प्रवक्ता की बात सुनकर ही जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें खुशी इस बात की हुई, कम से कम कांग्रेस ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जिस बात का आरोप लग रहा है, जो नाराजगी है, वो वाजिब है। सतीश चंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। जब यही बात जो है आपके एक विधायक ने कही, अरविंद पांडे ने, उस वक्त आप लोग बहुत डिफेंसिव मोड में आ गए थे। ये आप लोगों ने कहा था वो जांच का विषय है, एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी। आज जब पूर्णतया सारे टिकट्स बट चुके हैं, तब कई ऐसे लोग हैं जो आप ही की पार्टी से छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें भी नाराजगी है। क्या ये भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? दिव्य दर्शनी जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रदेश की जनता है और देश की जनता है, उन्होंने कांग्रेस को सीरियस तौर पे लेना बंद कर दिया है। अब वो चाहे इनके पूर्व मुख्यमंत्री चाहे अपने सोशल मीडिया अकाउंट में क्षमा याचना मांग रहे हो जनता से कि उन्होंने जो अपने टाइम पे जो कुकृत्य करा था उसके लिए क्षमा याचना मांगने में लगे हुए, आपने देखा होगा 4-5 दिनों से। और चाहे वो मथुरा दत्त जोशी जी का बयान हो या फिर ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसका, देखिए, प्रदेश की जनता उसको सीरियस नहीं लेती है। अब वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के सारे कृत्यों को मनोरंजन की दृष्टि से देखती है। उनका कांग्रेस के ऊपर से भरोसा और विश्वास पूर्णतः उठ चुका है। और यही कहीं ना कहीं हरीश रावत जी भी जानते हैं कि भाई कांग्रेस का विश्वास, कांग्रेस पर जो विश्वास है जनता का, वो खत्म हो चुका है। इसलिए वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे रोज के रोज अपने उस पुराने कुकृत्य के लिए माफी मांगते हुए, क्षमा याचना या उसे जस्टिफाई करते हुए आपको लेकिन नजर सतीश जी, मेरा जो छोटा सा सवाल आपसे स्टार्टिंग में ये था कि कांग्रेस कम से कम एक्सेप्ट तो कर रही है, चलिए ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म आकर उन्होंने क्षमा याचना भी कर ली है, एक्सेप्ट किया है कि गलती हुई है। आप लोग क्या इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं? जो आपके विधायक, जो सिटिंग विधायक हैं, वो ये बात अगर कह रहे हो या जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कह रहे हो? देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैंने आपसे जब हमारी उस दिन इस विषय को लेके जब डिबेट थी, तब भी मैंने आपके सामने और पैनल के सामने और जनता के सामने अपनी बात रखी थी कि अगर उसमें कोई भी त्रुटि या कुछ भी इस तरह की समस्याएं होंगी तो उचित प्लेटफॉर्म पे वो आएगा मुद्दा, और उस पर हमारी पार्टी निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उस पर अगर कुछ भी इस तरह का निर्णय लेना होगा तो हमारी पार्टी कहीं भी पीछे नहीं हटेगी और उसके लिए आगे बढ़ के आगे काम करेगी। ठीक है। डीके पाल जी, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आप थर्ड फ्रंट के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, तमाम सीटों पर आपने अपने प्रत्याशी भी उतारे हैं। कहाँ आप अपना स्टैंड देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी के सामने? हेलो, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है और देश में
आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है, जो जो चरित्र है, निश्चित रूप से वो बहुत क्लियर है। कॉन्सेप्ट आम आदमी पार्टी का क्लियर है और बार बार हम एक ही बात जनता को बताने में कामयाब भी रहे हैं, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे और बहुत सारे राज्यों में, इवन जम्मू कश्मीर तक में भी एक हमारे युवा साथी ने वहाँ चुनाव लड़ा विधानसभा का और विधायक बन करके आए और वो आज उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल उत्तराखंड में भी पूर्ण रूप से क्लियर है कि हम केवल और केवल काम की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, तरजीह देते हैं और उस पर काम करते हैं। और जितने भी प्रत्याशी हमने, चाहे जितने भी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो भी प्रत्याशी हमारे मैदान में उतरे हैं वो बिल्कुल, मतलब मैं ये कहूँगा कि डंके की चोट पर काम की राजनीति को बढ़ावा देकर के आगे बढ़ने वाले हमारे नेता हैं, हमारे प्रत्याशी हैं। और मैं समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा की बात तो क्या कहूँ, तू डाल डाल में पात पात, जरा भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके हर वार्ड में एक नहीं, दो नहीं, तीन इन्हीं की पार्टी से छोड़ करके त्याग पत्र देकर के निर्दलीय प्रत्याशी उठ रहे हैं। उसका जवाब कौन देगा? वो क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब गोलमाल जो है दोनों पार्टियों में है। ये गोलमाल टिकटों का भी है और उससे ज्यादा गोलमाल क्या है कि ये तार्किक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते, ये काम की राजनीति पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये सिर्फ टिकट दे करके उसमें जीतना है, किसी तरह से साम राम दंड भेद सारे हथकंडे ही अपनाते हैं उसमें, चाहे कोई भी हो। ईमानदारी से आप मैदान में आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि काम की राजनीति का मतलब है जो शपथ आप पर्चा भरते हुए उस चुनाव अधिकारी के सामने करते हैं कि मैं ईमानदारी से संविधान की इस प्रक्रिया को उसके रूप में रहूंगा और जो भी अगर मैं जीत के आऊंगा तो निश्चित रूप से ईमानदारी से उन लोगों के लिए काम करूंगा जो लोग उनको वोट दे रहे हैं। पर किस बात पे दे रहे हैं? मुद्दों के आधार पे वोट देते हैं लोग। समझते हैं कि भाई ये जो मुद्दा, जो हमारे क्षेत्र में अभी पिछले वाले पार्षद ने काम नहीं किया, जो अभी तक पिछले मेयर ने काम नहीं किया, उनको आकर के कोई ईमानदार व्यक्ति काम करेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की सम्मान है इस राज्य के अंदर और उन पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। आप देखना अभी कितने सारे लोग, अभी तो ये चुपचाप है, अभी कितने सारे लोग कांग्रेस भाजपा के हम लोगों से भी संपर्क किया, औरों से भी किया होगा, लेकिन ये चुनाव क्योंकि फेस पर लड़ा जाता है, चीजों पर लड़ा जाता है, जो निश्चित रूप से ये चुनाव फेस पे लड़ने के कारण से ज्यादातर लोग निर्दलीय की ओर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ निर्दलीय से भी जो जीत करके आएंगे, काम की राजनीति करने वाले होंगे, तो निश्चित रूप से वो उस काम को करेंगे जैसे आम आदमी पार्टी पूरे देश में कर रही है। टीकम राठौर जी, यूकेडी का क्या स्टैंड है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कभी बीजेपी से निर्दलीय जा रहे हैं, कभी कांग्रेस से, कभी टिकट ना मिलने को नाराजगी है। आपने जो कैंडिडेट्स खड़े किए हैं इन पार्टियों के विरुद्ध, कितने स्ट्रांग वो कंटेंडर्स मानते हैं? देखिए दिव्या जी, सबसे पहले आज आपने जो चर्चा रखी है वो टिकट पे ज़्यादा रखी है कि टिकट की बिक्री खरीद फरोख्त हुई है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने 3 राज्यों में जो सरकारें गिराई और 50-50 करोड़ रुपए में आपने विधायक खरीदे, तब वो आदर्श और मानक आपके कहाँ चले जाते हैं? आज तो चलो इन्होंने टिकट बेचे होंगे, जरूर है इन्होंने, कांग्रेस ने भी अपनी गलती को माना है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर ये चीज़ें शोभनीय नहीं है, सही शब्द इसका शोभनीय है, शोभनीय नहीं है। यदि आप आदर्श नेता हैं तो आपको आदर्श बातें करनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड के अंदर भी कई विधायकों को खरीदा और सरकार गिरवाई, इस प्रकार से ही आपने महाराष्ट्र में भी ऐसे ही किया, बिहार में आपने ऐसे किया। तो आप कौन से मानकों को, ऐसे कौन से आदर्श हैं आपके जो आप मानक स्थापित करना चाहते हैं और कौन सा ऐसा आपके पास क्रियाकलाप है जो गढ़ना चाहते हैं पूरे भारत के अंदर? तो ये पहले अपना गिरेबान को झांके आप और जो आपके जो आदर्श है उसको पहले स्थापित करें, तब ये बातें करें। और सबसे पहले बात ये है, यदि आप बेहतर होता कि आप लोगों की व्यवस्था के लिए बातें करते कि हमारे से क्या कमियां रह गई है और आज लोग उसके वजह से क्यों परेशान है कि आपको मेयर का भी कैंडिडेट बदलना पड़ा। यदि आपका मेयर का कैंडिडेट पहले से अच्छा काम कर रहा था तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई आपको कि वो कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं आपको? तो ये तमाम चीजें हैं, आपके जो आदर्श हैं, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये सामने सामने दिख रहा है। इसी वजह से आपको मेयर के प्रत्याशियों को भी बदलना पड़ रहा है, आपके पार्षद प्रत्याशियों को बदलना पड़ रहा है। ये जो डिबेट आप
जिस दिशा में डाइवर्ट करवाना चाहते हैं ये केवल एक भ्रम है और लोगों की जो मानसिकता है उसको आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की मानसिकता को अच्छी दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं तो आप अपना जो रोड मैप है वो आप क्लियर करिए ना। ठीक है, रोड मैप क्लियर करिए। जय सिंह रावत जी, सर यहाँ पर प्रत्याशियों की बात की गई, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है लोकल बॉडीज का, ऐसा कहा जाता है अमूमन। क्या यहाँ पर मुद्दे वाकई इस बार जो सिनेरियो नजर आ रहे हैं, क्या वाकई मुद्दे भी लोकल बॉडीज में नजर आएंगे या फिर जो चिन्ह पार्टी सिंबल्स होते हैं वो ही हावी रहेंगे इस बार भी? क्योंकि कि जिसको मर्जी आए टिकट दे दिया जा रहा है, जैसे कि हमने दिनेशपुर में सुना, अरविंद पांडे कह रहे थे कि उस व्यक्ति को टिकट दिया जो ड्रग डीलर्स हैं उनको संरक्षण देते हैं, ऐसा कई जगहों पर सामने आया है। देखिए, ऐसा है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, कुछ मुद्दे प्रदेश स्तर के होते हैं, कुछ जिला स्तर के होते हैं, कुछ शहर के नगर स्तर के होते हैं। तो ये जो नगर स्तर के मुद्दे अलग अलग होंगे, देहरादून का अलग होगा, हरिद्वार की परिस्थितियां अलग हैं, वहाँ की जो विकास की जरूरत है वो दूसरी होंगी, या सिविक कम्युनिटीज या उसकी अलग होंगी, गुरुद्वार की अलग थोड़ा बहुत अलग होंगी, एक जैसी नहीं होती हैं। तो वो रीजन स्पेसिफिक जो जरूरतें होती हैं, लोगों की अभिलाषाएं होती हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं, तो उन पर तो मुझे लगता है अभी तक जी है कोर्ट देहरादून का ही आप लीजिए ना, यहाँ पर अभी तक क्या है, कितना ट्रैफिक की कितनी गंभीर समस्या है, कितना कंजेशन इसका ट्रैफिक का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, आपका बिजली की है समस्या है, पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या। अभी आ रहा था कि वो कोई बोले थे, वक्ता बोले थे, वो गंदा पानी जहां तहां बहता रहता है, उसका सीवर लाइन का पानी जहां तहां ओवरफ्लो कर जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। और आपकी सड़कें यहीं पर बीच बीच की तो चमका दी जाती हैं, लेकिन जो बाहर जो आपने ये लगभग 380-85 गांव नगर निकायों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में जो शामिल हुए हैं 2018 में, कर दिया उनको, क्योंकि वहां जमीनें बिकवानी थी, उनको शामिल कर दिया। लेकिन क्या वहां नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं? जो मुख्य पहले कितना 30-32 वार्ड होते थे जब नगर पालिका थी देहरादून की, फिर 62 हुए, फिर उसके बढ़ते गए, वो वार्ड तो बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन उन वार्ड में जो आपके सफाई कर्मचारी कितने हैं, जिनको हम पर्यावरण मित्र कहते हैं, हम कितने पर्यावरण मित्र आपके पास हैं? वो रखे हुए, वो टेम्परेरी लोग होते हैं या कहीं ठेके पर दे दिया, जिस तरह से हो रहा है। तो वो सारी नागरिक, इन पर आप बात करें। आपका ब्यूटिफिकेशन का क्या है आपका? अब देखें ना, आपका जो प्रमुख दल है उनको पहले अपना विजन पेश करना चाहिए ना, कि भाई आप इस शहर का जो था, इसको स्मार्ट सिटी नाम तो आपने दे दिया, लेकिन कितनी आप गंदगी, मतलब आपने देखा होगा पहले तो बड़े बड़े बिन होते हैं वो, जहां लोग कूड़ा डाल देते, कबाड़ डाल देते थे। अब क्या कर दिया कि जो एक साहब थे चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर, संधू साहब, उन्होंने कहा कि 15 दिन के अलावा एकदम वो सारे जितने डस्टबिन है उनको एकदम हटा दिया जाए। वो हटा दिया। अब लेकिन घर से कूड़ा उठाने का साधन हुआ नहीं। अब क्या करते हैं लोग, वहीं पर डाल लें। जो पहले डब्बों में रहता था गंदगी, अब जाओ ना आप, ये दूरदर्शन के आसपास रिस्पना पुल और दूरदर्शन के बीच में देखिए कितना बड़ा पड़ा, वहां जाके नाक बंद करके हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, उधर से तो नाक बंद करके जाना पड़ता है वहां पर। इतनी गंदगी फैलाई हुई, तो कौन देखता है उसका? अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे चुनाव देखे लोकल बॉडीज के, राष्ट्रीय स्तर के, जब कोई प्रत्याशी को टिकट मिलता है और जब वो वादे करता है, अपनी प्राथमिकताएं बताता है, जो दावे किए जाते हैं धरातल पर कितना डिफरेंस आपने देखा है? क्योंकि अभी भी हमने देखा, जो खासतौर पर दून मेयर के जो चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी उठे, चाहे बीजेपी कांग्रेस, उन्होंने कहा प्राथमिकता हमारी सफाई है, रोड है, ट्रैफिक है, लेकिन कितना धरातल पर उतरेगा तो आगामी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हिस्ट्री क्या रही है अभी तक? देखिए, राजनीतिक दलों के वादे तो पूरे कभी नहीं होते। आप जानते हैं कि वो तो है कि हम चांद तोड़ के ले आएंगे, तारे तोड़ के ले आएंगे, आपको दे देंगे, आप हमें वोट दे दो, हम सब कुछ आपको दे देंगे। लेकिन देते कितने ये तो सब जानते हैं, वो होता नहीं है। और जितने दावे किए जाते हैं उतना संभव होता इसलिए भी नहीं होता है, उतने
वित्तीय स्थितियां नहीं होती हैं, उसमें कई कोई विकास कार्य होते हैं, तो ऐसा नहीं जो बोल दिया फट कर दिया। अच्छा, अब तो ऐसा ऐसा हो रहा है कि पहले जो जितने भी उस बजट में होते थे ना, जी। यहाँ सड़कें बनेंगी, इतना बनेगा, वो सारे बजट इसलिए होता है। लेकिन अब इसके बाद मिनिस्टर अपनी तरफ से घोषणाएं कर लेते हैं, मुख्यमंत्री अपनी तरफ से घोषणाएं कर लेते हैं, बाकी लोग अपनी तरफ से घोषणाएं कर लेते हैं। ये मतलब बजट के अलावा घोषणाएं हो जाती हैं, उतना हो नहीं पाता। तो यहाँ नगर निगम का आपने देखा होगा, पिछली बार जब वो थे आपके चमोली जी की मुख्यमंत्री जी के बारे में एकदम तनातनी रहती थी उनकी, भाई कि आप हमको हमारी उपेक्षा करते हैं। अच्छा, कहने के लिए हो जाता है डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कई बाद में हो नहीं पाती है। बिल्कुल। तो वो सारी सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ, जो यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सारा कंसर्न देखो ना, पहाड़ों से भी लोग आके राजधानी में आके बसते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार के ज्यादा साधन होते हैं। जी। सरकार के एकदम नाक के नीचे लोगों को उम्मीद होती है कि यहाँ बेटर सिविक एमिनिटीज होंगी, फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी, इसलिए भी लोग आके, तो यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी उतनी है नहीं जितने यहाँ पर आके जनसंख्या बैठ गई, जितनी आप यहाँ लाखों वाहन आगे, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। अभी मैं डस्ट की बात कर रहा, तो मैंने लिखा भी, एक आर्टिकल लिखा है, जो धूल के गुबार उड़ते हैं जहाँ तहाँ, बिल्कुल, वो धूल कितना नुकसानदायक है, वो स्वास्थ्य के लिए खराब है, पर्यावरण के लिए खराब है, उसके बारे में कोई विजन है। यहाँ का उसके लिए ट्रैफिक का है नहीं है। आपका इसका ब्यूटिफिकेशन कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। जो गंदगी आपने सड़कों पर डाल दी, जो डस्टबिन थे, जो कूड़ा उठा के उनको समेत ले जाते थे ना पहले, बड़े बड़े लगे कंटेनर होते थे, उनको ही उठा के ले कहीं उसको डिस्पोज ऑफ कर देते थे जहाँ होता है। अब तो वो सड़कों पर खुले हुए हैं, अब लोग आते हैं वहीं पर जाके डाल देते हैं। तो चुनौतियां बहुत सारी चीजें, हाँ बहुत सारे काम होते हैं। तो यही वक्त है ना, जो नागरिक सुविधाएं नगर पालिका चुनाव, नगर बॉडीज की चुनाव में जो होती हैं, तभी उम्मीद करते हैं कि चुनाव आएंगे तो हमको बेटर जो फैसिलिटी होंगी, और जो लिविंग हमारी जो स्टैंडर्ड होगा, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वो बढ़ेगी, बेहतर होगी। इसलिए तो वोट देते हैं लोगों को। सतीश जी, जवाब दीजिए इस बात का, रोड मैप क्या है? क्योंकि अमूमन हमने देखा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, इसमें आप केंद्र के किए हुए काम, सरकार जो प्रदेश में चल रही है उसके किए हुए काम जनता को गिना सकते हैं, लेकिन जब पार्षदी के चुनाव आते हैं, लोकल बॉडीज के आते हैं, तो जनता ये उम्मीद करती है कि अपने क्षेत्र में क्या काम किया है या क्या काम करने वाले हैं, इस पर आपको वोट दिया जाएगा। तो रोड मैप क्या है बीजेपी का इस बार? देखिए दिव्य दर्शनी जी, पहले तो मैं टीकम भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, उन्होंने जो आरोप लगाए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूकेडी का तो कहीं अस्तित्व है ही नहीं, ना उनका अस्तित्व बचा हुआ है। उनके नेताओं ने तो अपना विकास करा हमेशा, उन्होंने प्रदेश का विकास तो सोचा ही नहीं, उन्होंने तो अपना विकास करा। और हम तो ये कह रहे हैं तुम गलत करोगे क्या? देखिए टीकम भाई, मेरे को भाई इतनी बड़ी पार्टी है, आपने 3 जगह सरकारें गिराई, क्या वो उचित था? जिस पार्टी का केदारनाथ उपचुनाव में कोई वजूद ही नहीं रहा, वो आज जिताए में चुनाव लड़ने की बात करती है, उत्तराखंड पे हक हकूक की बात करती है उत्तराखंड के लोगों के। देखिए, यूकेडी का चरित्र और जो उनका चाल चलन है वो पूरे प्रदेश में देखा है। देखिए, इस बार बैलेट पे है, बैलेट पे चुनाव हो रहा है, सबके सामने होगा। मशीनों से आपने डलवा दिए, हम तो हमें विश्वास नहीं है कि जनता आपको आगे भी मुंह की खिला। अरे वो तुम्हारे बोलने से थोड़ी होगा, तो यही तुम्हारे बोलने से नहीं होगा। सतीश जी, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आप इस बार ऐसा क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखिए सवाल उठाना हर ऑपोजिशन का राइट है, और चाहे संख्या में हो या ना हो, पावरफुल हो या ना हो, सवाल उठाना किसी का भी राइट है। ऐसे में आप क्या अलग करने वाले हैं इस बार कि और किसी के लिए चांस स्टैंड नहीं होता? प्रत्याशी क्यों बदला गया, ये पूछो ना। सवाल उठाना मैं मानता हूँ राइट है, लेकिन सुझाव हम उनका एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर वो कटाक्ष करेंगे तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। हम तो ये पूछ रहे सतीश जी, आपने प्रत्याशी क्यों बदला? इनका काम सिर्फ राजनीति आप एक ही बात बता दीजिए, आपने प्रत्याशी क्यों बदला जब उसने अच्छा काम किया था? नगर निकाय से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी रोटी सेकनी है, अपने इनको वोट लेने हैं लोगों से। और जो ये समझते हैं कि इनके वो तो हर आदमी सोचता है कि हमें वोट मिले, वो नहीं सोचता। आप ही सोचते नहीं होगा।
ऐसा कभी नहीं अच्छी होगा। बात है, सोचे और सब रही लोग। बात निकायों का जो 3 गुना बजट है वो मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है। निकायों का जो बजट था वो 3 गुना बढ़ाया गया। आज निकायों का बजट 3 गुना करा गया है। वो मोदी सरकार के आने के बाद, जब से केंद्र में मोदी जी आए तब उसके बाद हुआ। आज उत्तराखंड, देहरादून में या कहीं भी स्मार्ट सिटी का नाम इन्होंने तो कभी विपक्ष ने सुना भी नहीं था, बोलना तो दूर की बात है। आज हमारे कम से कम हमारी सरकार स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ तो रही है, कार्य तो कर रही है। अब आप ये बोलेंगे कि कि तुरंत ही बिल्कुल स्मार्ट सिटी बन जाए, देखिए समय लगता है, सारी चीजें होती है, एक उसके लिए प्रोसेस बना हुआ जब है, बजट सारे खत्म हो जाएंगे, सारी चीजें हो रही है। कैसी बातें कर रहे हैं यार बच्चों जैसे आप भी। नगर निगम बजट सारा खुद करनी है आपने। पूरा जवाब बना दीजिए। किचन की फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा, आपको दिक्कत ठीक हो है, जाएगी। आप बोलना, हम गलत बोलेंगे तो आप मेरे बोलना। सवाल का जवाब दे दीजिए ना आप भी सर। आप बोलना। ठीक है, आपने ऑपोजिशन की बात का कटाक्ष जवाब दे दिया। आप ये बताइए कि इस बार बीजेपी क्या अलग करने वाली, क्या रोड मैप है निकाय चुनाव के लिए? देखिए दिव्य दर्शनी जी, जो रोड की समस्या है, जो बिजली के तारों की समस्या है, जो पानी की समस्या है, जो आप देखिए नगर निगम का जो नगर निकाय है, नगर निकाय के जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ चुके हैं। अब वो देखिए स्वच्छता की ओर सबसे विशेष तौर पे जो निकायों का जो रुझान होता है, जो उनका फोकस होता है, वो स्वच्छता की ओर ज्यादा रहता है। आपने देखा होगा जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से स्वच्छता की ओर हमेशा से कुछ ना कुछ कार्य करे जा रहे हैं। और हमारे प्रदेश की निकाय कहीं ना कहीं देश की जो अरे सतीश भैया, एक बार पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए थोड़ा, आप ये बताइए, स्मार्ट सिटी बना रहे, आपने फुट ब्रिज क्यों नहीं बनाया अभी तक? क्यों नहीं बनाया फुट ब्रिज? पूरे शहरों के अंदर फुट ब्रिज का पैसा आया, क्यों नहीं आपने बनाया अभी तक? आपको दिक्कत होगी, मैं भी आपको अच्छा चलिए, आपने स्वच्छता की बात की, स्वच्छता पे ही सवाल। इससे पहले जयसिंह रावत जी ने बता दिया था, जिस स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं, बड़े डस्टबिन जहाँ लगे थे उन्हें हटा दिया गया है, वही कूड़ा अब सड़कों पे पड़ा है। ये कैसा स्वच्छ भारत है सर? देखिए दिव्य दर्शनी जी, जहाँ जहाँ कमियां हैं वो पूरी करी जाएंगी। उसके लिए हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो मेयर के, उनकी आपने बाइट भी सुनी होगी, उन्होंने बोला है कि जहाँ जहाँ पे जो स्वच्छता के लिए या कूड़े के निस्तारण के लिए जो चीजें होंगी उसको हम प्राथमिक तौर पे देखेंगे जहाँ जहाँ कमियां हैं। अभी सरकार बनने तो दीजिए, उसके बाद आप जब नगर निगम की सरकार बनेगी तो उसके बाद देखिएगा कि किस हिसाब से नगर निगम की जो सरकार है वो काम करती है। बिल्कुल। डीके पॉल जी, आप बोलना चाह रहे थे, और इससे पहले कि आप बोल रहे थे, सतीश जी ने एक बात कहा कि विपक्ष ने कभी स्मार्ट सिटी का नाम नहीं सुना था, विपक्ष अभी कोई चांस स्टैंड नहीं करता क्योंकि बीजेपी ने जो काम किए जनता उस पर जाएगी। तो फिर आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और किस बेसिस पे लड़ रहे हैं? देख, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ट्रेन, स्मार्ट वो सब चीज़ें अपनी जगह है, वो शिगुफे भी हो सकते हैं और उन पर काम भी किया जा सकता है, दोनों बातें हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, देहरादून के अंदर या उत्तराखंड के अंदर जितनी वादे इन्होंने पिछले चुनाव में 2018 में किए थे इस छोटी सरकार के लिए, क्या उनमें से पूरा हुआ है? कोई पूरा नहीं हुआ। मैं हालांकि आदरणीय सीनियर जर्नलिस्ट हमारे आदरणीय जो हमारे बीच में, उन्होंने ये बात को कहा है कि वादे सारे पूरे नहीं होते, ये भी सच है, इसमें कोई हम ये भी नहीं पूरा आरोप लगा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज डस्टबिन की बात हो गई है, डस्टबिन के अलावा आपने कोई ऐसी व्यवस्था, जो नाले भरे पड़े हैं, ये देहरादून नालों के ऊपर बसा हुआ है, हरिद्वार नालों के ऊपर बसा हुआ है, ऋषिकेश नालों के ऊपर बसा हुआ है, कोटद्वार नालों के ऊपर बसा हुआ है, वो किस प्रकार से भरे पड़े हैं, वो तो काम नगर निगम का, नगर निकाय का है ना, क्या वो किया है? उसके अलावा आप होगा कैसे वो, जब इनकी सरकारें सत्ता में, छोटी सरकार की सत्ता में आती है, इनके मेयर होते हैं, तो वहां कर्मचारियों को तनख्वाह तो दी नहीं जाती टाइम से, ना उनको परमानेंट की तो बात वो बेचारे भूल जाए, तो वो तो प्रमोशंस की बात तो भूल जाए। तो ट्रिपल हो गया बजट मोदी जी के आने वो के बाद। बजट हुआ इनकी नजर में, इनके कहने में, इनके सिगुफे में, वो प्रैक्टिकल चीज नहीं है। हाँ, ये जहां इनकी सरकारें होती है वहां ये बड़ा चढ़ा के उस बात को कहते हैं, और जहां इनकी सरकारें दिल्ली में नहीं होती, जहां छोटी सरकार है, नगर निगम है जहां पर, वहां पर ये हमारे बजट ही रोक देते हैं। इन्होंने पंजाब में हमारे नगर निगम के बजट रोक के रखे सालों तक, और दिल्ली की तो बात आप देखिए कि एक एक काम इनके पास में हमें लेके जाना पड़ता है जो जनहित का है, ये उसको पूरा नहीं कर पाते। चाहे कूड़े की बात हो, चाहे सफाई कर्मचारी के अधिकार की बात हो, चाहे उसकी तनख्वाह की बात हो, चाहे मलिन बस्तियों का मामला इतना बड़ा है। अब तो नजुल भूमियां जो नजुल भूमियां थी, अब इन्होंने जब से नगर निगम के जो वार्ड है उनको 60 से 100 किया, 20 से 40 किया सब जगहों पर, और जहां नगर निगम नहीं थे, जहां इन्होंने जमीनों को बंदरबाट करने का, जो शहर बसे हुए थे पहाड़ों में, उनको भी नगर निगम में कन्वर्ट करके
वहां की जमीनों को भी नेस्तनाबूद नाबूद करने का काम कर दिया। और जो वहां नजुल भूमियां हैं अब वो नगर निगम की जमीनें हो गई। अब वो खैर चलो बिकेंगी, जाएंगी, लूट ये करेंगे, जो भी बंदरबाट करेंगे उसकी, ये तो इनका काम है, ये तो पुरानी आदत है इन लोगों की। लेकिन उनको विस्तारित कैसे करेंगे, उनको स्थापित कैसे बनाएंगे, लोगों को उसका फायदा मिले, लोग नियमितकरण के रूप में अपनी जमीन, अपना घर महसूस कर सके, क्या ये ऐसा काम करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि मैं तो कहता हूं कि इसलिए तो कहते हैं कि काम की राजनीति ये नहीं करते, सिगुफी की राजनीति करते हैं। डी के पाल जी, दिल्ली मॉडल तो आप लोग पिछले चुनाव में भी लेकर आना चाह रहे थे ना। सामने चैलेंज देता हूं उनको। मैं ये पूछना चाहता हूं, आदरणीय जय सिंह रावत जी भी यहाँ पर है, हालांकि कोई विरोध में होगा, कोई गतिरोध में, कोई विरोध में होगा, कोई पक्ष में होगा, लेकिन मलिन बस्तियों के मामले को आपने कितनी दृढ़ता के साथ में ये कहा था कि हम मलिन बस्तियों को नियमित कर देंगे। कितनों की रजिस्ट्रीकरण कर दिया आपने, कितनों के साथ में आपने कागज पूरे कंप्लीट कर दिए कि हम नियमित करेंगे। और उसके साथ साथ कर्मचारियों का मुद्दा 5 साल 6 साल पहले भी था, उनको नियमित नहीं किया गया था, परमानेंट नहीं किया गया था। ठीक है, ये सवाल तनख्वाह संवैधानिक रूप से जो होनी चाहिए, ये सवाल तो बीजेपी के लिए जब बीजेपी सत्ता में आएगी। लेकिन आप आम आदमी पार्टी से सवाल ये है कि आप इससे पहले वाले भी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप दिल्ली मॉडल लेकर आए थे, फिर भी जनता वो दिल्ली मॉडल समझ नहीं पाई थी पहाड़ों में। अब निकाय चुनाव की बारी है, आप कौन सा मॉडल आप जनता के सामने रखने वाले हैं जो आपको लगे कि आश्वस्त कर दे जनता को कि इनसे बेटर हम हैं? आम जनता की जरूरत के मुद्दे ही मॉड्यूल होता है। हमने 2 महीने पहले ही अपना एक छोटा सा मैनिफेस्टो लोगों को अपील के माध्यम से उनके बीच में हम लेके गए हैं। और आपको मालूम है कि हमने वो डोर टू डोर, जहां हमारे मजबूत प्रत्याशी है, जो हम जहां पे काम की राजनीति की आवश्यकता है, जहां पर इनके किए हुए वादे, झूठे वादे जो पूरे नहीं किए उनको पूरा करने की आवश्यकता है, वहां पर हमारी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष एस क्लेयर के नेतृत्व में एक मैनिफेस्टो जारी किया। और वो मैनिफेस्टो आईना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कि उसको देखें, उसको पढ़ें। हमने कहा है हम गारंटी देते हैं, जिस गारंटी की बात अब प्रधानमंत्री करने लगे और करने लगे, गारंटी देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। काम की राजनीति करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं, हम जितने भी लड़ रहे हैं, हमें पता है हम 100% नहीं लड़ रहे, लेकिन हम जितने लड़ रहे हैं, जहां से जीत के आएंगे वहां एग्जाम्पल पेश करेंगे, वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था मजबूत कराने का काम करेंगे। जो स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, छोटे छोटे सिटी मजिस्ट्रेट के स्कूल और तमाम जो नगर निगम के और नगर पालिकाओं के माध्यम से होते थे, चलते थे, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी जानते हैं, यहाँ देहरादून में भी था, उनको दोबारा से पुनर्गठन करेंगे, उनका उस पर कानून लाएंगे। अगर हम देखिए, जहां हम सत्ता में आए, हम काम तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हम जीत के आएंगे, लोग हमारे मॉडल को समझेगी। तो हम तो अपील कर रहे हैं कि आप हमारे मॉडल को समझिए, हमारी काम की राजनीति को समझिए और उसको आगे बढ़ाइए, हमारे प्रत्याशी को जिता के भेजिए। ठीक है, टीकम राठौर जी, सही बात है, विपक्ष में आप लोग बैठे हैं, आप लोग सवाल ही पूछ सकते हैं, लेकिन कब तक आप ये कहते रहेंगे कि इन राजनीतिक दलों ने, खासतौर पर राष्ट्रीय दलों ने जनता को ठगने का काम किया? उसके बाद भी विडंबना यह है कि क्षेत्रीय दल के पास कोई जाना नहीं चाहता, लोग ज्वाइनिंग नहीं कर पाते, लोग बीजेपी कांग्रेस का दामन थामते हैं, लेकिन यूकेडी में जो है ज्वाइनिंग नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पहले आप लोगों को खुद को भी स्ट्रांग करने की जरूरत है? देखिए दिव्या जी, आप जानती हैं कि सारी जो प्रक्रियाएं होती है फाइनेंस पे ही डिपेंड करती है। तो फाइनेंस का इनके पास पूरा भंडार भरा हुआ है, ये तो बांट रहे हैं। अब आज तो खरीद फरोख्त की बात कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, इन्होंने कितने करोड़ों में विधायक खरीदे पहले। हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारे जिस क्षेत्र में चाहे पार्षद जीते, चाहे हमारा मेयर जीते, हम सबसे पहले यूकेडी जो अवैध जो जमीनें यहाँ आवंटन जिसका किया गया, इसका हम बिल्कुल छानबीन करेंगे। और मलिन बस्तियों में भी काफी लोग बाहरी उससे आए हुए हैं और 3-3 4-4 पट्टे लेके बैठे हुए हैं, उसका भी पूरी छंटनी होगी। यूकेडी ये वचन देती है कि ये सारा काम करेगी। और हमारे पार्षद जो भी जन समस्याएं होगी, उनके साथ गांव घर में और उनके जो कस्बों में बैठ के मीटिंगें करेगी और उनके जो भी अपनी जो जरूरतें हैं उसके ऊपर फोकस करेगी। और भारतीय जनता पार्टी देखिए, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी चल रही है, इतनी फीस वसूली जा रही है, इन सब चीजों पे ये क्या जनता के मुद्दे नहीं है? ये आप क्यों नहीं करना चाहते? और कूड़ा निस्तारण की इन्होंने अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं बनाई। हम सबसे पहले यूकेडी, यदि आप सत्ता में बिठाते हैं निकायों में, तो हम पहले ये जो कूड़ा का जो निस्तारण है ये करने का काम भी करेंगे। और शहरों में जितने भी चौराहे हैं, यहाँ जो बड़े बड़े चौराहे हैं, सारी जगह वाईफाई जनता के लिए फ्री रखा जाएगा, ताकि जो हमारा युवा है, जो हमारे बच्चे हैं, तो वो घर से चले जाते हैं, तो वो घर अपने टाइम पे नहीं पहुंचते, तो यदि उन्हें
चौरायों के पास ही कहीं यदि जगह मिलती है तो वो अपना काम यो कंप्यूटर वगैरह से भी उसमें कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं देखने की चीज है, ये नहीं करते ये चीजें। यूकेडी आई तो हम ये सब चीज करने का काम करेंगे। शहरों में जो जितने भी जलभराव है हम चुन चुन कर इसके ऊपर हम लोग ग्रेडिंग का काम करेंगे ताकि ये जलभराव की जो समस्या है ये हमेशा के लिए खत्म की जाए। और बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, इसमें भी हम जनता को बिल्कुल आपको हम विश्वास देते हैं कि हम इसमें बहुत राहत देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता तो हमारी है ना, हमारी जनता है। आप ही से हम पैसा लेते हैं तो हम यदि आपके ही बीच में उसका बंटवारा कुछ करवा दें, हम कोई बजट दूसरी जगह हम स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जनता पे अतिरिक्त बजट हम नहीं डालेंगे। ये काम भी हम करने का काम करेंगे। और शहरों के बीच में जितने भी नाले खाले हैं हम इसमें हाईटेक ब्रिज बनाएंगे, और जिसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ ये फास्टिंग जो हमारी जो आवागमन का जो साधन रहेगा, इसमें चाहे हमें बैरिकेडिंग लगा के या हमें उसमें बैरियर लगा के वो समय समय पे खोलें, ताकि यदि जिसको राजपुर जाना है क्लेमेंटाउन से वो सीधा उसमें हाईटेक के हिसाब से जाए। तो इस प्रकार की हम इसमें नीतियां आ के कई नीतियां हमारे पास बनी हुई है जिसके लिए हम करना चाहते हैं। और जो शहरों में जो ये जाम का झाम जो जिसपे आप डिबेटें भी कराते हैं, इसको हम किस तरीके से कम करेंगे, कई नीतियां हम लोगों ने बना रखी है। हम भूमि तल के अंदर भी हम लोगों ने नीतियां बना रखी है। यदि हमारे पास इतना राज्य का बजट बैठ गया तो हम शहरों में ये वो मॉडर्न सिटियां बनाएंगे जिसकी ये कह रहे ना कि हमने नहीं देखा। अरे भैया पहले सिंगापुर और आप ये क्या बोलते हैं बाहर की कंट्रियों में जाइए जहाँ पे बड़े बड़े डेवलपमेंट है, तब आप ये बात करिए। ठीक है, आपने हाई टेक्नोलॉजी से कोई ऐसे ब्रिज नहीं बनाए। केदारनाथ के लिए हम कब से चिल्ला रहे हैं कि वहां के लिए बनवा दीजिएगा, लेकिन आप नहीं करते हैं। आप दिखाते हैं कहाँ का, जम्मू कश्मीर का दिखा रहे हैं आप। अरे तो अपने राज्य में कब करोगे? आज आपको मेयर का प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है, ये सीधी नाकामी तो है और क्या है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। जय सिंह रावत जी, सर आपसे फाइनल कमेंट की शुरुआत करूंगी। आगे आने वाले सिनेरियो इस चुनाव के लिए कितना रोचक आपको लग रहा है? किस तरह से ये आगे रिजल्ट्स पर इफेक्ट डालेगा? देखिए, नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं रोचक तो होते ही हैं। वो स्थानीय सरकारें होती हैं उसमें क्योंकि लोगों की रुचि ज्यादा होती है बजाय एमएलए एमपी से ज्यादा, क्योंकि उनके सीधे उनकी समस्याएं जुड़ी हुई होती हैं, स्थानीय समस्याएं उनके साथ होती हैं। और जो कैंडिडेट होते हैं वो ज्यादा करीब उनके आम लोगों के होते हैं, तो इसलिए ये होता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि इनमें मुद्दे उठे, नगर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं हर नगर के, चाहे यहाँ का हो, उत्तरकाशी का हो, कोटद्वार का हो, उनकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं। किसी की ट्रैफिक की समस्या है, कहीं गंदगी की समस्या है, कहीं इस तरह की समस्याएं होती है, तो अलग अलग रीजन स्पेसिफिक होती हैं, तो वो होना चाहिए। अब देहरादून में जो मुख्य पार्टियां हैं उन्होंने 2 युवा उतारे हैं, मैदान में उतारे। ठीक बात है, युवाओं की याद आ गई उनको, बात तो ठीक है, लेकिन उनका विजन क्या है अब देखने वाली बात है कि अब क्योंकि चुनाव अभियान अब शुरू होने वाला है, तो देखते हैं क्या है उनका दिमाग में क्या क्या है उसका शहर के लिए। जी सतीश जी, फाइनल कमेंट से शॉर्ट में। देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली मॉडल क्या है इनका। दिल्ली मॉडल ये है जब बरसात में नाव धुआ के लोग चलाने लग गए थे रोडों पर। दिल्ली मॉडल ये है कि पंजाब में जो इनकी सरकार है वहाँ 3 सालों से महिलाओं के लिए जो उन्होंने सम्मान निधि देने की घोषणा करी थी वो अभी तक नहीं दी है। और दिल्ली में जो लोगों को, महिलाओं को झूठ बोल के इनके केंद्रीय अध्यक्ष जो घरों पे जाके उनका डेटा ले रहे हैं, ये दिल्ली मॉडल है। और रही बात यूकेडी के प्रवक्ता जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जो आपके पार्षद प्रत्याशी है, मेयर प्रत्याशी है, उनसे शपथ पत्र पहले लिखवा लीजिएगा। कहीं पता चल रहा जीत गए तो वो अपना ही फाइनेंशियल स्टेटस सही करने में लग गए और पार्टी फिर तुम्हारी डूब जाएगी। तो इसीलिए आप अपने जो प्रत्याशी है उनका भी ध्यान रखिए, और उन पे जो पार्टियां हैं, जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन पे कटाक्ष करने से पहले अपने घर को सुधारिए, उसके बाद भी आपकी पार्टी का उद्धार होगा इस प्रदेश में। डीके पाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, पिछले 5 से 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जहां भी मेयर रहे हैं, प्रत्याशी रहे हैं, जो जीत के आए हैं, जो पार्षद हैं, जो वार्ड, आप वो सर्वेक्षण करा लीजिए, वहां कहीं पर भी इन्होंने अपने पूरे वादे नहीं किए हैं। इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई ये लोगों ने जो वादा आपसे पहले किया था उस पर ये फेल हो गए हैं। तो बात वो है, बात ये है कि काम की राजनीति अब जीतने के बाद में, जब काम की राजनीति इन्होंने पिछले 5 साल 6 सालों में नहीं किया, तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप अब इस बार हमको मौका दीजिए, हमें जिताइए, हमें बताइए कि जो काम आपके अधूरे रहे हैं वो उसको हम पूरा करेंगे। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है भाई, काम की राजनीति।
बाकी इधर उधर की बातें करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाए, डिबेट कराए आमने सामने बैठ करके कि पिछले 5 साल 6 साल में आपने क्या किया। चैलेंज करती है आपको आम आदमी पार्टी। सतीश चंद्र जी, आप जितना बड़ा नेता अपना ले आइए, जो मेयर थे पूर्व में उनको ले आइए। क्यों? क्योंकि वो उनकी तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है, उनको बदल दिया आप लोगों ने। तो आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता उनके सामने बैठ के काम की राजनीति का चैलेंज देगा। ठीक है, आप करिए ना पूरा जनता का काम, आपको तो जिता के भेज रहे हैं ना भाई। अब वो करते नहीं, इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। प्रियदर्शनी जी, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति के लिए जनता के बीच जा रही है, उनको निवेदन कर रही है और लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जीत करके आएंगे। ठीक है, टीकम राठौर जी, फाइनल देखिए दिव्या जी, हम तो ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार से सतीश भाई ने कहा कि आपका क्या, हमने तो सारा अपना जो क्लियर विजन है वो बता दिया है कि हम शहर के लिए क्या करना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं जनता से कि आपके लिए जो हितकर होगा हम वो करेंगे। और हमने जब आपको भी समर्थन दिया था तब हमारे 9 बिंदु थे, आप बार बार भूल जाते हैं उस चीजों को। हमने जिसमें बीच में अध्यादेश लाया जमीनों को लेके 250 गज का, लेकिन आप लोगों ने हमें बदनाम किया उस समय भी। हम आज जनता से ये कहना चाहते हैं कि ये वही लोग हैं जो ये बार बार बदनाम करवाते हैं, जो जिनके मनसा साफ है उनको ये नीचा दिखाने का काम कराते हैं ताकि वो किसी तरीके से बदनाम हो सके। हम आपको वचन देते हैं, यही नहीं वचन देंगे हम, चाहे बद्री नारायण हो, चाहे आपका गोलू महाराज हो, चाहे हमारा ये मासूम महाराज हो, हम वहां प्रतिज्ञा लेंगे। हम वो प्रतिज्ञा नहीं लेंगे जो ये झूठी झूठी प्रतिज्ञा लेते हैं, संविधान की प्रतिज्ञा लेते हैं और फिर उसी को तोड़ते हैं। हम वो प्रतिज्ञा लेंगे, हम ईश्वर के नीचे बैठते हैं, देवभूमि में बैठते हैं। तो हम जनता के लिए जो हमारे से बन पड़ेगा, हम सारे मोह माया छोड़कर जनता के हित के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं। और हमारा निवेदन है जनता से कि हमारे प्रत्याशियों को अपना प्रत्याशी मानकर जिताने का काम करें। और यदि वो गलत करता है तो सीधे कान पकड़कर, आपको ये पूरा अधिकार यूकेडी देती है कि आप उसको कान पकड़कर सीधा करने का काम आपका है। इसमें कोई यूकेडी का विरोध नहीं होगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, निकाय चुनाव की सरगर्मी और भी तेज हो गई है क्योंकि फाइनलिस्ट आ गए हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। 23 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा। अब किस बिना पर मतदान किया जाएगा और जो कैंडिडेट्स दावे वादे कर रहे हैं वो कितने धरातल पर उठते हैं, क्या मॉडल होता है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी, ये तमाम दल हैं जो मैदान में उतरे हैं। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और जो नाराज हैं उन्हें पार्टियां कैसे समझाने का काम करेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी।